A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. In today's session, we will be discussing law of demand. इससे पहले के कुछ सेशंस में हम लोगों ने डिमांड क्या होता है ये देखा और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होता है ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। गाइस, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद टुडेज टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये लॉ जो बना है डिमांड के लिए, लॉ ऑफ डिमांड, ये क्यों बनाया गया। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर प्राइस थ्योरी का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसी थ्योरी हम डेवलप करें जिस थ्योरी के बेसिस पे हम प्राइस को डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम कह सकते हैं या फिर प्राइस थ्योरी का भी एम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड बना क्यों है। नाउ सी, लॉ ऑफ डिमांड shows a basic relationship between quantity demanded and the price. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब आते हैं लॉ की तरफ, समझते हैं कि लॉ क्या होता है। देखिए, लॉ बहुत सिंपल है। लॉ ये कहता है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, दूसरी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखिए। प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड जब इंक्रीज होगी तो प्राइस कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा होगा। सिंपल सा है, समझ लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद इट्स प्राइस, ठीक है, एंड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस राइजेज। कहने का ये मतलब है, देखिए, एक इनवर्स रिलेशनशिप बनता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। दो फैक्टर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। बट ये क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में हर हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का ये मतलब है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ नेचुरली कम हो रही होगी। एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, वैसे अनियंस के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है कि अनियंस का प्राइस कभी कभी बहुत ऊपर चले जाता है। ठीक है, या प्राइस राइज करता है। अब जब अनियंस का प्राइस राइज कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है, जो क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे वो कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि पैसा हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है, यही कॉन्सेप्ट है। बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, प्राइस जब इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, एंड प्राइस जब डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। सॉरी, यहां पे को मैंने डिक्रीज बना दिया। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब देखिए, बट कंडीशन यही है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है गाइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट के लिए एक अजम्पशन है सिट्रस पेरिबिस। सिट्रस पेरिबिस क्या होता है ये चीज़ वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो लॉ है या कोई भी लॉ है, उसके लिए कुछ ना कुछ अजम्पशंस इकोनॉमिक्स में होते हैं। तो ये अजम्पशंस होंगे तभी ये इनवर्स रिलेशनशिप काम करेगा, नहीं तो आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये अजम्पशंस क्या हैं ये देख लेते हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, जो भी कंज्यूमर है या जो भी कस्टमर है, उसकी इनकम में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर चेंज आ रहा है तो लॉ फेल हो सकता है। मान लीजिए प्राइस राइज कर रहे हैं, आपकी इनकम भी बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ी और प्राइस राइज हुआ तो डेफिनेट सी बात है आपकी जेब में पैसा भी तो बढ़ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर देंगे। लॉ फेल हो गया। देखिए, अगर ये अजम्पशन नहीं लिया तो लॉ फेल हो जाएगा। सेकंड भी कुछ मिलता जुलता ही है। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड नॉट चेंज। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं, फिर भी आपको एग्जांपल दूं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ये गुड्स क्या हैं ये देखने के लिए आप फैक्टर्स ऑफ डिमांड वाला वीडियो जरूर देखें। अब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज, कॉमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कॉमोडिटी। अगर मैं लग्जरीज की बात करूं, ठीक है गाइस, लग्जरीज मतलब ऐसे आर्टिकल्स जो कि शो ऑफ के लिए यूज होते हैं, सच एज डायमंड। डायमंड का प्राइस जब भी बढ़ता है लोग उसको
और ज़्यादा परचेज करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। वो एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, उसकी बात नहीं करेंगे, बट ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे को हम नॉर्मल कमोडिटी को कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब जब भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर लेंदी क्वेश्चन आता है, मतलब 10-15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व की हेल्प से आप इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। ठीक है, देखिए डिमांड स्केड्यूल इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखिए टेबल मैंने यहाँ पे को बना रखी है, एक टेबल स्टेटमेंट में या टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी जो एक इंडिविजुअल कस्टमर डिमांड करता है, उस चीज का टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन को डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब देखिए जो इन्वर्स रिलेशनशिप है वो इस स्केड्यूल के हेल्प से मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए प्राइस जो है जब 100 रुपीज पर केजी था तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज ओनली 1 kg पर वीक। एप्पल्स की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एप्पल्स का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज पर केजी, तो हफ्ते में आप 1 ही किलो खरीद रहे हैं। बट जैसे ही प्राइस डिक्रीज होते रहा तो क्वांटिटी डिमांडेड कहीं ना कहीं इंक्रीज होती रही। मान लीजिए प्राइस 100 से सीधे 70 आ गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, 1 से सीधे 6 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये स्केड्यूल हमारा क्लियर हो चुका है। स्केड्यूल के बाद हम चलते हैं कर्व में। ठीक है, तो योर पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ डिमांड स्केड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट में मैंने इसको समझा दिया है। या फिर दूसरा एक ट्रिक आपको यहाँ पे को बताता हूँ, स्केड्यूल शब्द की जगह कर्व शब्द यूज कर लीजिए, सेम डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है, एज सिंपल एज दैट। जब भी डिमांड स्केड्यूल को मैं कर्व के फॉर्म में आपको दिखाऊंगा या कर्व के फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो इट विल बी नोन एज अ डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व यहाँ पे को देखिए, जब भी आप कर्व बना रहे हैं एग्जामिनेशन में, ये चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आप हमेशा वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को मेंशन कर रहे हैं। साथ में आपको ओरिजिन भी दिखाना पड़ेगा कि ओरिजिन ओ से आप डिनोट कर रहे हैं। अब वाई एक्सेस में मेरे पास प्राइस है, एक्स एक्सेस में मेरे पास क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं कम हो रही होगी। जब क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी इज 1, प्राइस इज हाईएस्ट 100। ठीक है, देख सकते हैं आप। जब क्वांटिटी 6 है, प्राइस इज लोएस्ट, इट इज 50। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डाउट? तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोगों ने बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को समझा। सबसे पहले हमने ये देखा लॉ ऑफ डिमांड की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसकी ज़रूरत हमें पड़ी प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद मैंने लॉ ऑफ डिमांड को आपको एक्सप्लेन किया, उसका डेफिनेशन दिया। फिर लॉ ऑफ डिमांड कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, अगर वो अजम्पशंस हम ना लें तो लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाती है। वो क्या अजम्पशंस हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको डिमांड स्केड्यूल बताया, डिमांड स्केड्यूल की हेल्प से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया, और सेम डिमांड कर्व की हेल्प से लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।